With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable PV Narasimha Rao. बिल्कुल सही सुना। 1993 की एक खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी हर्षद मेहता ने सीधा देश के प्रधानमंत्री पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का खुला आरोप लगा दिया था। मतलब दांव कितने बड़े थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में इसी इंसान की पूरी कहानी और उस भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के पीछे काम करने वाले पूरे सिस्टम की परतें खोली जाएंगी। इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो फर्श से अर्श और फिर सीधे वापस फर्श पर गिरने की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। हर्षद मेहता, जिन्हें पूरी दुनिया ने द बिग बुल के नाम से जाना। एक बेहद साधारण लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचने का यह सफर वाकई किसी को भी चौंका सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिग बुल की एंट्री से, फिर देखेंगे शेयर बाजार पर उनकी महारत, उसके बाद समझेंगे उस बैंकिंग सिस्टम के लूप होल को जिसने ये सब मुमकिन किया, फिर बात करेंगे उस 500 करोड़ की हेराफेरी की, उससे मचे राजनीतिक भूचाल की, और आखिर में चर्चा करेंगे हर्षद मेहता की उस विरासत की जो आज भी विवादों में है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, बिग बुल की एंट्री रायपुर से बॉम्बे तक। देखिए, हर्षद के संघर्ष का ये सफर शुरू होता है 1954 में बॉम्बे से। लेकिन पिता की बीमारी की वजह से पूरे परिवार को रायपुर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ हालात इतने मुश्किल थे, मतलब सोचिए, स्कूल की फीस भरने के लिए उनकी माँ को अपने गहने तक बेचने पड़ गए थे। फिर 1973 में उन्होंने बॉम्बे वापसी की, एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी होने का फ़ायदा मिला और कॉलेज में एडमिशन हो गया। 1977 आते आते उन्होंने बीकॉम पास कर लिया और सिर्फ 600 रुपये महीने की एक क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। लेकिन मंजिल तो कुछ और ही थी। 1980 तक आते आते उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पर आकर टिक गया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शेयर बाजार पर महारत, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ एक शब्द आता है जॉबर। अब ये जॉबर आखिर होता क्या है? शेयर बाजार में ये वो बेहद चतुर, एकदम तेज तर्रार मिडलमैन होता है जो ट्रेडिंग रिंग के अंदर तुरंत खरीदने और बेचने के फैसले लेता है। हर्षद ने अपना सफर बिल्कुल यहीं से शुरू किया और मजेदार बात तो यह है कि पहले ही दिन भारी नुकसान हो गया। लगभग मार्केट से बाहर निकाले जाने की नौबत आ गई थी, लेकिन हार मानना तो जैसे उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने मार्केट के हर उतार चढ़ाव को बारीकी से समझा और खुद को एक जबरदस्त जॉबर के रूप में खड़ा कर लिया। लेकिन हर्षद की शुरुआती रणनीति बाकियों से बिल्कुल अलग थी, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने क्या किया कि प्रीमियर ऑटो जैसी कंपनियों के जो लेबर यूनियन लीडर्स थे ना, जैसे दत्त सामंत के गुट के लोग, उनसे सीधी दोस्ती कर ली। क्यों? ताकि कंपनी के रोजाना प्रोडक्शन की एकदम पक्की और गुप्त जानकारी पहले ही मिल जाए। मतलब जब आम जनता को भनक तक नहीं होती थी, तब हर्षद को अंदर की खबर होती थी कि शेयर के दाम आज गिरने वाले हैं या उठने वाले हैं, और इसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन ने उन्हें छप्पड़ फाड़ मुनाफा कमा कर दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4467। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। हर्षद मेहता ने इतनी भारी और आक्रामक खरीदारी की कि सेंसेक्स मात्र कुछ ही महीनों में 1200 पॉइंट से सीधा छलांग मारकर 1992 की शुरुआत तक 4467 तक पहुंच गया। ये सब उस बिग बुल का असर था जो पूरे के पूरे बाजार को अपने दम पर ऊपर खींच रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना पैसा आ कहां से रहा था? यहीं से शुरू होता है भाग 3, बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाना, लूप होल की तलाश। शेयर मार्केट में लगातार पैसा पंप करने और दाम बढ़ाते रहने के लिए एक ऐसे खजाने की जरूरत थी जो कभी खत्म ना हो, और यहीं एंट्री होती है हमारे बैंकिंग सिस्टम की। बैंकिंग की इस दुनिया में कड़ा नियम है, SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। रिजर्व बैंक का ये नियम कहता है कि बैंकों को अपना कुछ प्रतिशत पैसा हमेशा सुरक्षित सरकारी संपत्तियों में रखना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा लूपहोल क्या था? वो ये था कि बैंकों को ये रिजर्व हर दिन नहीं, बल्कि सिर्फ सप्ताह के अंत में, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को, दिखाना होता था। बस यही वो छोटी सी कमी थी जिसने देश के सबसे बड़े घोटाले की नींव रख दी। अब इस रेडी फॉरवर्ड वाले खेल को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, बैंकों को अपना ये साप्ताहिक SLR मेंटेन करने के लिए आपस में छोटे समय वाले लोन चाहिए होते थे। स्टेप 2, हर्षद यहां एक ब्रोकर के रूप में बीच में आ गए। उन्होंने उधार देने और लेने वाले बैंकों के बीच पुल का काम किया। स्टेप 3, बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे बैंकों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बैंक रिसीट्स बनाई गईं।
मतलब पीछे कोई असली सिक्योरिटी है ही नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा। और आखिर में स्टेप 4, लोन का वो अरबों रुपया किसी बैंक में नहीं बल्कि सीधा हर्षद के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और फिर इसी पैसे को शेयर बाजार में झोंककर वो भारी तूफान लाया गया। और इस पूरे खेल से जो कामयाबी मिली उसका स्केल तो देखिए। मुंबई के सबसे पॉश नरीमन पॉइंट इलाके में 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग अपार्टमेंट, एक दो नहीं बल्कि टोयोटा, लेक्सस समेत 29 इंपोर्टेड कारों का पूरा काफिला। उस समय टाटा या अंबानी नहीं बल्कि हर्षद मेहता भारत के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बन चुके थे। और तो और, जहां दुनिया की मशहूर फाइनेंशियल फर्म मेरिल लिंच 4,000 कर्मचारियों के साथ जितना मुनाफा कमा रही थी ना, हर्षद मेहता मात्र 200 कर्मचारियों के साथ बिल्कुल उनके बराबर खड़े थे। खैर, कोई भी बुल रन हमेशा के लिए तो चलता नहीं। अब आते हैं भाग 4 पे, 500 करोड़ की हेराफेरी, द अनरैवलिंग। कैसे इस पूरे मायाजाल का पर्दाफाश हुआ। सामने जो नंबर है 574 करोड़ रुपए, इसी एक नंबर ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी सीएल खेमानी साल के अंत का रूटीन हिसाब किताब चेक कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि 74 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज गायब हैं, लेकिन जब दस्तावेजों की गहराई से छानबीन की गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि किसी ने बीच में एक अंक बदलकर ऐसा फर्जीवाड़ा किया था जिसे वो गैप 74 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 574 करोड़ का हो गया था। अब ये ताश का महल भरभरा कर गिरने ही वाला था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अप्रैल 1992 के शुरुआती दिनों में एसबीआई को इस भारी गड़बड़ी का पता चलता है। 11 अप्रैल को एसबीआई सीधा हर्षद मेहता को तलब करता है और गायब पैसों का हिसाब मांगता है। 13 से 21 अप्रैल के बीच हर्षद पूरी तरह घबराकर रिजर्व बैंक ही एक सब्सिडियरी नेशनल हाउसिंग बैंक से और पैसे घुमाते हैं और एसबीआई का ज्यादातर पैसा लौटा देते हैं। लेकिन डैमेज कंट्रोल में बहुत देर हो चुकी थी। 23 अप्रैल को मशहूर पत्रकार सुचेता दलाल टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पूरे भंडाफोड़ को छाप देती हैं और रातों रात बैंकों के बंद कमरों में चलने वाला ये संकट पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। इसके बाद शुरू होता है भाग 5, राजनीतिक उथल-पुथल, आरोप और इनकार। ये सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं रहा, ये बहुत जल्द देश के सबसे बड़े राजनीतिक बवंडर में बदल गया। हर्षद मेहता ने जो आरोप लगाए वो इतने सनसनीखेज थे कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। उन्होंने दावा किया कि 1991 में वो राजीव गांधी से मिले थे और उन्हें कैश से भरा एक सूटकेस सौंपा था। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कहा कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें 37 लाख और 33 लाख के 2 अलग-अलग सूटकेस की बात कही गई। लेकिन यहां इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और कुछ समय बाद खुद हर्षद मेहता ने भी अपने सारे आरोप वापस ले लिए, ये कहते हुए कि वो सब बस निराशा और दबाव में कहा गया था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां वित्तीय अपराध और राजनीति एक दूसरे से टकराते हैं और सच्चाई आज भी बयानों की धुंध में कहीं खोई हुई है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भाग 6, हर्षद मेहता की विरासत, द एंड ऑफ द बिग बुल। साल 2001 जेल के अंदर ही 27 अलग अलग अदालती मुकदमों का सामना करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता का निधन हो गया। लेकिन आज इतने सालों बाद भी उनकी विरासत को लेकर 2 एकदम अलग अलग नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें सिर्फ एक शातिर धोखेबाज मानते हैं जिसने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाया, आम जनता के पैसे को भयंकर जोखिम में डाला, अधिकारियों को भ्रष्ट किया और मार्केट से खिलवाड़ किया। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी तबका है जो उन्हें एक विद्रोही के तौर पर देखता है, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के बाहर से आया, जिसने इसी खराब सिस्टम को उसी के खेल में हरा दिया, लेकिन जब वो कुछ ज्यादा ही बड़ा बनने लगा तो उसे सरकार के भारी गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब एसबीआई वाला वो मामला सुलझ ही रहा था और आखिर में सिर्फ 6 करोड़ रुपए चुकाने बाकी रह गए थे, अगर वो खबर कभी लीक ही ना होती और हर्षद वो आखिरी पैसा भी चुपचाप लौटा देते, तो क्या इतिहास उन्हें एक मुजरिम के तौर पे याद रखता या फिर एक बेजोड़ फाइनेंशियल जीनियस के तौर पे? शेयर बाजार की समझ और धोखाधड़ी के बीच की लकीर कितनी बारीक हो सकती है, ये पूरी कहानी उसी का सबसे बड़ा और शायद सबसे यादगार उदाहरण है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।